आइए मेरे बच्चों, आज हम लोग क्लास 8वां यानी 8वीं कक्षा के लिए व्याकरण का परिचय सत्र के बारे में परिचय करते हैं। हम लोग परिचय सत्र में सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि ये इस सत्र का पहला क्लास है। इस सत्र का पहला क्लास, और जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि अभी हम लोग जिस महामारी से त्रस्त हैं, जिसे कोरोना वायरस का ये कहर जो चल रहा है, इससे त्रस्त होने की वजह से हम लोगों को एक ये व्यवस्था दिया गया कि हम घर बैठे बैठे इस चीज को, अपने कर्तव्यों को, मतलब अपने हिस्से के काम को घर बैठ के पूरा कर लेना है। इसलिए घर बैठे बैठे पढ़ने की व्यवस्था दी गई। आपको वही व्यवस्था के तहत आज पहली कक्षा 8वीं कक्षा का पहला क्लास आपके बीच व्याकरण के बारे में बताया जाएगा। आप ध्यान देंगे। व्याकरण आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा, लिपि और व्याकरण को भी जानेंगे। और व्याकरण बारी बारी से हम तीनों के बारे में जानेंगे। ये तीनों परिचय कौन है, क्या होता है और इसकी मतलब क्यों जरूरत पड़ गई मुझे, इन सभी विषयों के बारे में हम आज परिचर्चा करेंगे। सबसे पहले व्याकरण क्या है। तो सामान्यतः हम लोग किसी भी भाषा को समझने के लिए और भाषा को बेहतर समझने के लिए, नियमबद्ध समझने के लिए जिन किसी सहारे की जरूरत पड़ती है मुझे, और जिस किसी सहारे का हम लोग मदद लेते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। यूं कहें तो व्याकरण एक साधन है। व्याकरण एक साधन है किसका? तो सर भाषा शुद्ध करने का। अगर कम शब्दों में इसका परिभाषा दिया जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकते हैं। व्याकरण क्या है? तो व्याकरण एक साधन है, एक व्यवस्था है, एक सहायक पुस्तक है जो भाषा को शुद्ध करने का काम करता है। व्याकरण क्या करता है? भाषा को शुद्ध करने का काम करता है। अब भाषा को शुद्ध करने वाले जो भी किताब हैं वो व्याकरण है। इस बात से यह पता चलता है कि जितने भाषा उतना व्याकरण। कोई संदेह? यानी हर भाषा को शुद्ध करने के लिए उनका अपना व्याकरण। अतः अगर भाषा है तो उनका व्याकरण होगा, और व्याकरण होगा तभी भाषा शुद्ध यानी नियमबद्ध हो सकती है। तो व्याकरण भाषा को शुद्ध करने का एक साधन है। सामान्यतः पुस्तकों में हम व्याकरण के लिए परिभाषा अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, जिसमें यह कई जगह वर्णित है, लिखा जाता है कि हाँ व्याकरण वह साधन है जिसे शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना आता हो। चीज वही है, व्याकरण कहते हैं। हम कम शब्दों में अगर इसे परिभाषित करते हैं, किसी के द्वारा अगर पूछा गया मुझसे कि व्याकरण क्या है, तो हम कम शब्दों में उनको यह चीज कह सकते हैं कि व्याकरण एक साधन है, एक पुस्तक है, एक व्यवस्था है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध करते हैं। अतः वे साधन जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध किया जाए व्याकरण कहते हैं। अब इनको मैं बांट के पढ़ता हूं अलग अलग। आइए मैं फिर से इनको देखता हूं। इन्हें हम बांट के पढ़ते हैं अलग अलग कई हिस्सों में। अरे तो भीग गया ज्यादा। व्याकरण को हम बांटते हैं। कई जगह 3 हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं, कई जगह 4 हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग वर्ण विचार के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा शब्द विचार,
अब तीसरा वाक्य विचार। ये है वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। कभी कभी इसमें एक और विचार बढ़ जाती है जिसे हम छंद विचार भी कहते हैं। ठीक है, बस इन्हीं अलग अलग भागों में बांट के हम इन्हें पढ़ते हैं। अब हम इनके बारे में कम शब्दों में अभी समझेंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो बारी बारी से इसके बारे में विस्तार पूर्वक हम लोगों को पढ़ने का अवसर मिलेगा। फिलहाल हम लोगों को यह समझना है कि सर ये क्या है वर्ण विचार, विचार। अब किसी भी चीज को परिभाषित करने के लिए मैं बार बार आप लोगों को क्लास में भी बता चुका हूं और फिर से आप लोगों को वही पुनरावृत्ति कराता हूं कि किसी भी शब्द को परिभाषित करने का सबसे सहज तरीका उन शब्दों को हर सार्थक टुकड़ों में तोड़ दो। उन शब्दों को हर सार्थक टुकड़ों में तोड़ दो और फिर उसे व्यवस्थित करके जोड़ दो, परिभाषा कहलाता है। किसी भी शब्द का परिभाषा अगर देना है तो हम सक्षम हो तो उसे हर सार्थक छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और उन्हीं टुकड़ों को व्यवस्थित करके जोड़ देते हैं, परिभाषा बनती है। कैसे, आइए देखते हैं। वर्ण विचार। अब वर्ण विचार को हम तोड़ेंगे तो वर्ण एक सार्थक दिख रहा है, दूसरा विचार सार्थक दिख रहा है। बहुत छोटे टुकड़े में नहीं तोड़े तो फिर भी दो भागों में बांट दिया। अब वर्ण और विचार को जब व्यवस्थित तरीके से जोड़ेंगे तो वर्ण विचार बनेगा। कैसे, तो वर्णों पे जिसमें विचार हो, वर्ण विचार। यथा कह सकते हैं कि व्याकरण का वह हिस्सा जिसमें वर्णों पे विचार किया जाता हो या वर्णों के संदर्भ में विचार रखी जाती हो, हम वर्ण विचार कहते हैं। व्याकरण का वह हिस्सा, चूंकि व्याकरण का भाग है, व्याकरण का वह हिस्सा जिसके अंतर्गत हम वर्णों के संदर्भ में विचार रखते हो या वर्णों के बारे में पढ़ते हो या वर्णों का विचार किया जाता हो, वर्ण विचार कहते हैं। वही चीज शब्द विचार को देखते हैं, वही शब्द विचार को। अब आपके शब्द विचार, इन्हें भी दो अलग अलग टुकड़ों में तोड़े। शब्द विचार, पुनः उसी व्यवस्था को मतलब पुनरावृत्ति करते हैं उसी तरीके से। वह यह कि व्याकरण का वह हिस्सा, यहां तक तो नो डाउट, यहां तक तो हम समझ रहे हैं। व्याकरण का वह हिस्सा जिनके अंतर्गत या जिसमें हम शब्दों पर विचार करते हो, शब्द विचार कहते हैं। व्याकरण का वह हिस्सा जिसमें शब्दों पर विचार हो, शब्द विचार। व्याकरण का वह हिस्सा जिसमें शब्दों के बारे में विचार किया जाए, शब्द विचार। व्याकरण का वह हिस्सा जिसमें शब्द को समझने की व्यवस्था हो, शब्द विचार। जिसमें शब्दों के बारे में पढ़ा जाए, व्याकरण का वह हिस्सा शब्द विचार कहते हैं। जिसमें शब्दों के बारे में पढ़ा जाए उसे हम व्याकरण का वह जिसमें हम शब्दों के बारे में पढ़ते हो, व्याकरण का वह हिस्सा शब्द विचार कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग वाक्य विचार। अब वाक्य विचार फिर वही चीज, वाक्य विचार।
पुनः अलग अलग करते हैं। तो वाक्य विचार, दो अलग अलग सार्थक शब्दों में इनको तोड़ दिया गया। अब मैं इन्हें फिर व्यवस्थित तरीके से जोड़ देता हूं। वही पुरानी व्यवस्था, पुरानी बातें, व्याकरण का वह हिस्सा जिसके अंतर्गत व्याकरण पे विचार हो, व्याकरण का वह हिस्सा जिसके अंतर्गत वाक्यों पे विचार हो, या वाक्यों का अध्ययन करें, या वाक्यों के बारे में सीखने का अवसर मिले, या वाक्यों में जो भी मुझे सीखने का अवसर व्याकरण के जिन हिस्सा में मिलता है उन हिस्से को हम वाक्य विचार कहते हैं। यानी वाक्य संबंधी जितनी भी बातें मुझे सीखने को मिलती है वह व्याकरण का हिस्सा वाक्य विचार कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग छंद विचार पे। छंद विचार अलग अलग लिखा मैंने। छंद विचार व्यवस्थित जोड़ना है। कैसे? तो पर विचार, अब इसको लिख देंगे, व्याकरण का वह हिस्सा जिसमें छंदों पर विचार हो, या छंदों के बारे में अध्ययन करें कहते हैं। व्याकरण का वह हिस्सा जिसमें छंद के बारे में अध्ययन करें छंद विचार कहते हैं। कोई दिक्कत? व्याकरण का वह हिस्सा जिसमें छंद के बारे में अध्ययन करें छंद विचार कहते हैं। हम व्याकरण को इन्हीं अलग अलग हिस्सों में बांट करके अध्ययन करते हैं, और इन व्यवस्था को हम व्याकरण का भाग कहते हैं, व्याकरण का अलग अलग हिस्सा कहते हैं। अब इनको फिर हम अलग अलग कक्षा में फिर से विस्तार पूर्वक सुनेंगे और सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें क्रमबद्ध होना होता है। जैसे पहले हम वर्ण के बारे में सीखेंगे, फिर हम शब्द के बारे में जानेंगे, फिर हम वाक्य के बारे में जानेंगे, और इसके बाद हम छंद के बारे में जानेंगे। इसलिए पहले मुझे वर्ण विचार से ही पढ़ना होता है। वर्ण समझ में आ चुकी है, वर्ण के बारे में समझ चुके, तो हम शब्द के बारे में जानेंगे, क्योंकि वर्ण ही शब्द का निर्माण करता है। शब्द समझ में आ चुका है, शब्द विचार पढ़ लिए, तब शब्दों के बाद हम वाक्य को सुनेंगे, क्योंकि शब्दों का ही सम्मिश्रण वाक्य निर्माण करता है, शब्द ही वाक्यों का निर्माण करता है। जब वाक्य सीख गए, वाक्य में कोई समस्या नहीं रुकेगी, तब मुझे छंद की जरूरत आना पड़ेगी। और इसलिए कि वाक्य सीखने के उपरांत ही छंद समझेंगे, क्योंकि वाक्य में ही छंद की जरूरत पड़ती है। जब हम काव्य रचना करते हो, जब हम कहीं कविता या कहीं दोहा, कहीं श्लोक, इस प्रकार की कुछ चीजें जब तुकबंदी के साथ लिखते हो, यानी काव्य रचना में हम इनकी जरूरत को महसूस करते हैं। तो यह एक क्रमबद्ध है। अगर हम व्याकरण के अलग अलग भागों को पढ़ने की बात कहें, तो यह मुझे याद रखना होगा कि हमें यह आजादी नहीं मिली है कि हम पहले छंद विचार पढ़ लें फिर वाक्य पढ़ेंगे। नहीं, मन नहीं कर रहा आज हम वर्ण विचार पढ़ेंगे फिर शब्द पढ़ेंगे, नहीं, यह व्यवस्था गलत है। इसके लिए मुझे व्यवस्थित तरीके से पढ़ना होगा, क्योंकि हम व्यवस्थित तरीके से पढ़ना ही तो सीखते हैं व्याकरण में। व्याकरण भाषा को व्यवस्थित ही तो करता है, और वही व्यवस्थित ना हो तो फिर वो क्या व्यवस्थित करेगा जी। इसलिए पहले वर्ण पढ़ते हैं, फिर शब्द पढ़ते हैं, फिर वाक्य पढ़ते हैं, फिर छंदों के बारे में पढ़ते हैं। यह व्याकरण का अपना व्यवस्था है, और इस व्यवस्था से जैसे हम अध्ययन करते हैं तो हमारे लिए परिणाम जो निकलता है सर, वो परिणाम भाषा शुद्धि का होता है। हमारा भाषा शुद्ध रूप में व्यवस्थित हो जाता है। कब? जब हम इन व्यवस्था में
व्याकरण अध्ययन करते हैं। आज के लिए इतना ही। कम शब्दों में हम लोग भाषा को सुन लें, भाषा को थोड़ा सा सुन लेते हैं। भाषा भाषा सामान्यतः भाषा एक व्यवस्था है। सामान्य रूप से भाषा एक व्यवस्था है, एक साधन है जिसके द्वारा मैं अपने भावनाओं को, अपने विचारों को सामने वाले के समक्ष रख देता हूं, भाषा कहलाता है। ये अगर कम शब्दों में कहें तो यूं कह सकते हैं कि विचारों का आदान प्रदान करने का साधन। भाषा क्या है जी? साधन है। भाषा क्या है? साधन है। किसका? तो आदान प्रदान करने का, आदान प्रदान करने का। किसका आदान प्रदान करने का? विचारों का। अब हम कह सकते हैं भाषा एक साधन है जो विचारों का आदान प्रदान करता है, करता है। कोई दिक्कत? यूं कहा जाए तो कह सकते हैं कि भाषा के द्वारा विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, या भाषा वह साधन जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान करते हो कहते हैं। अतः भाषा विचारों का एक आदान प्रदान करने का, लेन देन करने का, एक दूसरे के समक्ष रखने का साधन है। भाषा एक साधन है किसका? तो विचारों का आदान प्रदान करने का। परिभाषा लिख सकते हैं कि विचारों का आदान प्रदान जिस साधन से हो भाषा कहते हैं। अब आज के लिए इतना ही। फिर अगली कक्षा में हम लोग लिपि पढ़ेंगे, भाषा के अलग अलग रूपों को पढ़ेंगे और फिर